एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप जब हमारा परिवार ही नहीं बचा? और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है। जाकर देखते हैं, कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। तुम चोरों का क्या भरोसा? कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है।
तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना। मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करें मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका के इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। छोटा चेतन को बचपन में ही कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। ना माँ बाप का अता पता था और ना खानदान का। उसने स्टेशन को ही अपना घर मान लिया था। थोड़ा बड़ा होने पर छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना सीख गया था।
उससे जो भी कमाई होती वो खुद के खाने और स्टेशन पर रहने वाले गरीब बच्चों को खाना खिलाने पर खर्च करता था। पेट भर गया भैया, अगर आप नहीं होते तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन जब छोटा चेतन जेब कतरी कर रहा था तब वह पकड़ा जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करती है, फिर जेल में डाल देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? क्या करूं साहब, और कोई काम आता ही नहीं है। बचपन में बाप ने स्टेशन पर छोड़ दिया, पेट पालने के लिए केवल चोरी ही करना मैं सीख पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे चोरों को। पहले तो गरीब होने का नाटक करते हो, फिर लोगों का जेब काटते हो। साहब हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता ही नहीं। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाला छोटा चेतन को जेल में डाल देता है। अरे मिनिस्टर साहब आ गए, हटाओ इन सबको। मिनिस्टर साहब के लिए रास्ता खाली करो। छोटा चेतन के साथ जेल में एक और कैदी होता है। छोटा चेतन उससे पूछता है, क्या बात है, जेल का उद्घाटन है क्या? मिनिस्टर साहब का जेल में कैसे आना हो गया? काहे का मिनिस्टर, वो भी हमारे जैसा कैदी है। कैदी? लेकिन सारे पुलिस वाले इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें मार पीट कर जेल में डाल दिया जाता है। ये मिनिस्टर लोग बड़ा हाथ मारते हैं, हजारों करोड़ों की चोरी करते हैं, फिर भी इन्हें ऐसे ही सम्मान के साथ जेल में लाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाकर मिनिस्टर की गाड़ी का गेट खोलता है, फिर उसे सलाम कर अंदर आने के लिए कहता है। सलाम सर, आपकी वजह से ही मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी यहाँ अच्छे से खातिरदारी करवाना, इसलिए कमिश्नर को बोलकर मैं इस जेल में शिफ्ट हुआ हूँ। चिंता नहीं कीजिए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर को सम्मान के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे जेल में टीवी, एसी और फ्रिज का इंतजाम हो गया है ना? यस सर, सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। छोटा चेतन अपने जेल से ये सब देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। अजीब दुनिया है, जिसने लोगों का पैसा खाया, इसकी वजह से कितने परिवारों को खाना तक नहीं मिला, वो यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। क्या बताएं भैया, दुनिया ऐसी ही है। हमारी मजबूरी में की गई छोटी मोटी चोरियां बड़े गुनाह बन जाते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े घोटालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इंस्पेक्टर इज्जत के साथ कैदी मिनिस्टर को जेल में लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर का जेल साफ सुथरा होता है, लेकिन वो किसी लिविंग रूम से कम नहीं होता। उसमें टीवी, फ्रिज, एसी सभी सुविधाएं होती हैं। खाने में कैदी मिनिस्टर को स्वादिष्ट भोजन मिलता है और छोटा चेतन को प्याज व सूखी हुई रोटियां। अरे भाई, जरा अचार वगैरह तो दे दो, ये सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? तुम तो बोल रहे थे बहुत गरीब हो, तो क्या तुम दिन भर में 56 प्रकार के भोग खाते रहते हो क्या? जो अभी तुम्हें अचार चाहिए, खा लो चुपचाप, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अपन खा लेता है। अगले दिन सभी कैदियों को पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता है। मिनिस्टर कैदी आराम से कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ बहुत धूप आ रही है, छाता ले आओ। यस सर, मैं भी लेकर आता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर के लिए धूप में छाता पकड़कर खड़ा रहता है। इधर दूसरे कैदी धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। तभी गलती से छोटा चेतन के पैर पर हथौड़ा लग जाता है। अरे अंधा है क्या, देखकर काम नहीं कर सकता? अपने पैर पर हथौड़ा मार दिया। अगर दिखाई देता तो खुद क्यों अपने पैर पर हथौड़ा मारता? अपुन को एड़ा समझेला है क्या? तेरी जबान बहुत चलती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर छोटा चेतन की धुलाई कर उसे जेल में डाल देता है। उस दिन उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, इन लोगों से क्यों मुंह लगते हो? ये लो, तुम मेरी आधी रोटी खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। अपन को खुद की फिक्र नहीं है, मुझे उन बच्चों की चिंता सताई जा रही है जिन्हें अपन खाना खिलाता था। बेचारे वो भूखे सो रहे होंगे। ये कुंभकर्ण जो दूसरों के बच्चों का निवाला छीनता है, वो यहाँ चैन की नींद खर्राटे मारकर सो रहा है। अपन ठान लिया, यहाँ से निकलने के बाद अपन भी मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इस जैसा फालतू मिनिस्टर नहीं। अपन गरीब और बेसहारा की मदद करेगा। इस जैसे चोर मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा।
और मैं तेरा पीए बन जाऊंगा। तुम मुझे काम पर तो रखोगे ना? हाँ हाँ, तू तो मेरा भाई है। तुझे नहीं रखेगा तो अपन किसको रखेगा? और अपन लोग इन जैसे मिनिस्टर का बैंड बजाएगा। एक दिन छोटा चेतन कैदी मिनिस्टर से पूछता है, अपन जानना चाहता है तुम जैसा मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम जैसे छोटे जेब कतरे के मुंह से इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। जाकर मेरे जेल की सफाई करो। ऐसा क्या साहब, छोटा सा सवाल ही पूछा था। नहीं जवाब देना चाहते हो तो नहीं बोल देते। 6 महीने बाद छोटा चेतन अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर निकलता है और गरीब बेसहारा का मसीहा बन अपने इलाके का मिनिस्टर बनता है। सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन देता है। घोटाला करने वाले मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है
और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने, आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं, आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था। सुमेरो गांव के किसान हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। अब तो मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। सारा दिन कमजोरी लगती है। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों में बांट देना चाहिए। अरे खेतों की जिम्मेदारी किसे दो? सबसे लायक बेटा कौन है, ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अगली सुबह हरीश ने अपने तीनों बेटों कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं अपने खेत उसी बेटे को दूंगा। बाबूजी, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो और ना समझ भी। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। अगले दिन हरीश ने सुबह सुबह तीनों बेटों को गाय की बाड़ी के पास बुलाया। अरे यार, बाबूजी ने इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय को पालना है और साथ ही खेत पर काम भी करना है। तुम तीनों में से जो सबसे ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और मैं खेत उसी बेटे को दूंगा। ये खेत तो मुझे ही मिलेंगे। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों बेटों को 10 दिन का वक्त दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर खेतों में काम भी करना है और गाय का ख्याल भी रखना है।
शुरू में तो तीनों अपनी गाय का ध्यान रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ध्यान रखूं या इन खेतों का? है? सबसे बड़ा बेटा कमलेश खेतों में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा चारा, तुझे और चारा दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा बेटा जिनेश ईमानदारी से गाय की सेवा भी करता और रोज खेतों पर बुआई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं, कहीं बाबूजी खेत दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। कमलेश की तरह महेश ने भी डर के मारे अपनी गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सिंह क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देख हरीश हैरान हो गया। तभी जिनेश भी वहाँ आता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सिर्फ सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध बेचकर जमा किए हैं। आप खेत को बड़े भाइयों में बांट दीजिए। हरीश को अब फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे खेत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। लेकिन बाबूजी, शर्त के मुताबिक तो सोने की गाय हमारे पास है। हाँ, ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही ये कभी सोने की बन सकती है। अरे ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोला था। तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए बेचारी गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाकर उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है।